जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई फर्जी एफआईआर कर दी तो आप किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए, एफआईआर को लेकर 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कि आप ही का एफआईआर थाने में ना लिखा जाए। दूसरा कि आप ही के ऊपर कोई फर्जी एफआईआर कर दे। तीसरा कि अगर आपकी सरकारी जॉब यानी कि सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं या फिर आपका सरकारी नौकरी लगने वाली है तो आपके नौकरी यानी कि आपके जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि आपके ऊपर जब एफआईआर हो जाए। तो प्यारे साथियों, अगर ये सब जानना है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों, पहले हम जानते हैं कि अगर आपका एफआईआर नहीं लिखा जाए तो आप किस तरीके से अपना एफआईआर लिखवा सकते हैं। देखिए, एफआईआर तो कौन सा में लिखा जाता है। पहला नॉन क्रिमिनल यानी कि छोटे मोटे अपराध, जैसे आपने किसी को मार दिया या फिर 2 तरफा या फिर गाली दे दिया तो सब छोटे मोटे अपराध में आते हैं। दूसरा क्या होता है, क्रिमिनल यानी कि संज्ञेय अपराध, वह अपराध जिसमें देखिए अगर आपने किसी का मार दिया, सर फूट गया, हड्डी टूट गया और रेप, मर्डर, डकैती, ये सब जो है आपके संज्ञेय अपराध में आते हैं। तो अगर मान लीजिए आप किसी ने मार दिया, आपका सर फूट गया है, आप गए थाने में कि कहें कि सर हमारा एफआईआर लिख दीजिए। देखिए, संज्ञेय अपराध में प्यारे साथियों, संज्ञेय अपराध में ध्यान दीजिएगा। संज्ञेय अपराध में सेक्शन 154 के तहत पुलिस को यह आदेश है कि पुलिस एफआईआर आपकी लिखेगी संज्ञेय अपराध में। तो आपके साथ जो अपराध हुआ है वो संज्ञेय अपराध है, क्योंकि आपका सर फूट गया है, आप गए थाने में, आपने कहा कि सर हमारा एफआईआर लिख दीजिए। तो थानेदार मतलब जो भी वहाँ पे थे उन्होंने आपका एफआईआर नहीं लिखा। तो आप 2 तरीके से अपना एफआईआर लिखवा सकते हैं। पहला कि जो पुलिस के सीनियर अफसर होते हैं जैसे डीएसपी और एसपी, वैसा साथियों डीएसपी और एसपी के पास आप जाइए, वहाँ कहिए कि सर हमारे साथ संज्ञेय अपराध यानी कि देखिए हमारा सर फूट गया, हमारा आप एफआईआर लिखवा दीजिए। देखिए, ये सब बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बात, आई होप कि आपकी बात ये सब जरूर सुनेंगे और आपका एफआईआर लिखवाएंगे। लेकिन अगर देखिए मान लीजिए आप इनके पास गए और जो डीएसपी और एसपी हैं आप इनके पास गए एफआईआर लिखवाने के लिए, बट आपकी बात ये सभी नहीं सुन रहे, तो आपके सामने दूसरा रास्ता क्या है कि आप कोर्ट में जाइए मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट से कहिए कि सर हमारा एफआईआर आप खुद लिख दीजिए। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, देखिए पहला है कि वह कहेगा थानेदार से कि आप इनका एफआईआर लिख दीजिए, या फिर उसको अनुच्छेद 156 के तहत उसको यह अधिकार है कि आपका एफआईआर खुद लिख सकता है। मजिस्ट्रेट 156 के तहत आपका एफआईआर लिख देगा। अब देखिए, आपका एफआईआर तो वहाँ पे लिखा गया, बट जब आप थाने में गए थे तो जिस पुलिस वाले ने कि जिस थाने में गए थे जहाँ पर आपका एफआईआर नहीं लिखवा, तो उसके विरुद्ध भी आप एफआईआर करवा सकते हैं। और वह एफआईआर कौन लिखेगा, वह एफआईआर प्यारे साथियों मजिस्ट्रेट लिखेगा। प्यारे साथियों, सीआरपीसी की धारा 166(1) के तहत वही मजिस्ट्रेट आपका एफआईआर लिखेगा किसके खिलाफ, प्यारे साथियों पुलिस के खिलाफ जिन्होंने आपका एफआईआर नहीं लिखा था। आई होप कि इस तरीके से आप अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, यानी कि अपना एफआईआर लिखवा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एफआईआर किस तरीके से अपना आप लिखवा सकते हैं। तो सेकंड हम आते हैं कि आप ही के ऊपर कोई फर्जी एफआईआर कर दे तो उससे आप कैसे बचेंगे। देखिए, होता क्या है ऑलरेडी गाँव में कि मतलब मारपीट होता है तो भाई आदमी गुस्सा में रहता है तो 20-25 लोगों का नाम एक साथ डाल देता है कि ये तो हम हमारे साथ मारपीट की। देखिए, उसके साथ जो अपराध हुआ है वो संज्ञेय अपराध, यानी कि उसके साथ जो अपराध हुआ है, मारपीट आपने किया, उसका सर फूट दिया, तो भले आप वहाँ पे नहीं थे लेकिन उसका सर फूट गया, यानी कि जो उसके साथ अपराध हुआ है वो संज्ञेय अपराध। देखिए, संज्ञेय अपराध में पुलिस आपको बिना वारंट दिखाए ही, मतलब जो अरेस्ट वारंट होता है, बिना आपको दिखाए ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, यानी कि आपको जेल में डाल सकती है। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई अपराध है तो पुलिस से आप मांग सकते हैं कि हमको आप अरेस्ट वारंट दिखाइए, तभी हमको आप अरेस्ट कर सकते हैं। बट संज्ञेय अपराध में साथियों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, आपको तुरंत जेल में डाल सकती है। अब देखिए हम कैसे बचे, आपको हम वो तरीका बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर फर्जी एफआईआर कर दिया कि फला फला आदमी थे, ये भी थे और इन्होंने मारा, हमारा सर फूट गया। तो आप उससे बचने के लिए आपके पास 2 उपाय हैं। पहला कि जो पुलिस के सीनियर अफसर होते हैं, जैसे डीएसपी और एसपी, हमने आपको बताया ही कि इनके बहुत अच्छे से सुनते हैं, किसी की बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। देखिए, यहाँ पे आम लोगों का सोर्स नहीं चलेगा, मतलब कि भाई आपका जो आप गए अपील लेके आपका अपील ना सुना जाए। यहाँ पे अगर सोर्स चलेगा भाई तो मंत्री का चलेगा, यहाँ पे छोटे मोटे का सोर्स नहीं चलता है। तो आप इनके पास खुद नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर आप खुद इनके पास जाएंगे तो सब पुलिस वाले मिले रहते हैं, उठा के जेल में डाल देंगे। इसलिए आपके जो सगे संबंधी होंगे, पिताजी होंगे या फिर आपके भाई होंगे, आप उनके पास भेजिए। देखिए, जब आप सचमुच वहाँ पे नहीं थे तो आपको साबित करना होगा कि भाई हम वहाँ पे नहीं थे, हम कहीं दोस्त के घर गए थे या फिर हम यहाँ गए थे। तो आप सीसीटीवी फुटेज होगा या फिर अपने दोस्त को वहाँ गवाही दिलाइए कि आपका दोस्त आके वहाँ कह देगा कि भाई साहब हमारा दोस्त हमारे साथ था और हमारे साथ था, ये बेगुनाह है। तो ये सब जो आप डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो आपको बेगुनाही के सबूत साबित करता है, वो सब अपने पिताजी या फिर सगे संबंधी किसी को लेकर आप डीएसपी और एसपी के ऑफिस में भेज दीजिए। तो वहाँ पे उनको अधिकार प्राप्त है डीएसपी और एसपी को
अरेस्टिंग वारंट, मतलब आपको अरेस्ट ना किया जाए ऐसा उनके पास यह अधिकार है। वारंट आप एक प्रति जारी कर देंगे जिससे पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। अब कंडीशन क्या बनता है कि भाई मान लीजिए आपके पिताजी इनके पास गए डीएसपी एसपी के पास और उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तब आपके सामने दूसरा रास्ता क्या कर सकती हूँ, आप तुरंत जाइए कोर्ट में, वहां से एंटीसिपेटरी बिल यानी कि अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं, एंटीसिपेटरी बिल आप देखिए तत्काल तुरंत मिल जाएगा। आप वहां जाके अपने बेगुनाही का सबूत रखिए कि सर हमारा सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, जिस समय घटना हुई थी हम वहाँ पे नहीं थे और ये फुटेज है यहाँ हम नहीं थे घटना पे, तो और हमें आप एंटीसिपेटरी बिल दे दीजिए। देखिए आप छोटे मोटे वकील लेकर चले जाएंगे ना, तुरंत आपको एंटीसिपेटरी बिल मिल जाएगा। जब आपके पास एंटीसिपेटरी बिल आ गया ना, तो आप फिर कर सकती हूँ वहाँ पुलिस के सामने 10 दिन घूमिएगा ना, 10 दिन घूमिएगा तभी पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। बस आपके पास एंटीसिपेटरी बिल होना चाहिए। अब देखिए कंडीशन क्या बनता है कि आप ना डीएसपी एसपी के पास गए और ना ही आपने एंटीसिपेटरी बिल लिया, तो भाई इस कंडीशन में आप कहीं घूम रहे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो पुलिस आपको उठा के जेल में डाल, यानी कि पुलिस आपको बंद कर दी जेल में। अब देखिए आप तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तभी भी आपको बेल मिलेगी ऐसा बात नहीं है, लेकिन इसके लिए एक बेल होता है जिसका नाम है रेगुलर बेल, यानी कि पैसा ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है और एंटीसिपेटरी बिल आपको आसानी से मिल जाएगी। तो रेगुलर बिल लेंगे तो फिर आप जेल से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए बेल का मतलब यह नहीं ना है कि आप निर्दोष साबित हो गए, अभी तो आपका केस चल रहा है ना। तो पैसा यह जो आपका फर्जी एफआईआर आपके ऊपर हुआ है, इससे बचने के लिए आपके पास सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला कि जिन्होंने भाई फर्जी एफआईआर किया था उनसे आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, यानी कि सुलह कर लीजिए कि भाई हमको कहाँ फंसा रहे हैं और हम वहाँ पे नहीं थे। देखिए होता क्या है ऑलरेडी कि भाई जो मतलब अगर मारपीट होता है तो आदमी गुस्से में रहता है, तो 10-20 लोगों का जितने लोगों का नाम होता है सबका नाम डाल देता है, बट जब वो ठंडा उसका दिमाग होता है तो सोचता है कि नहीं भाई ये इंसान नहीं था, ये इंसान अच्छा है और मैं इसे फालतू फंसा दिया हूँ। तो वहाँ पे जाके वो थाने में कह देगा कि नहीं मैं इसको गलती से इसका नाम डाल दिया, इसका नाम निकाल लीजिए। देखिए अगर सुलह यानी कि अगर कंप्रोमाइज हो जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो ठीक है, बट प्यारे साथियों अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है और फर्जी एफआईआर आप पे किया है तो आप तुरंत प्यारे साथियों तुरंत आप अपील करिए हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आप अपील करिए कि सर हमारे ऊपर फर्जी एफआईआर किया गया है, हमको फंसाया जा रहा है और आप इस केस को देखिए। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट बहुत पहुंच वाले होते हैं, आप ये केस को इतनी अच्छी तरह खंगालेंगे कि अगर आपका केस सही में फर्जी है तो आपका केस वहाँ फर्जी यानी कि आपका केस जो आपके ऊपर फर्जी एफआईआर किया गया है वो फर्जी एफआईआर निकल जाएगा। तो वहाँ हाई कोर्ट कहेगा कि नहीं ये फर्जी एफआईआर है, इस एफआईआर को आप निरस्त करिए। देखिए जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कंप्रोमाइज यानी कि सुलह हो जा रहा है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सुलह नहीं कर रहा है तो फिर आप हाई कोर्ट में उसको भी नहीं छोड़िएगा। उसको आप क्या करेंगे भाई साहब, तो उसके यहाँ पर आप मुकदमा दर्ज करिए 211 के तहत, उससे आप मुकदमा दर्ज करिए, उसमें कहिएगा कि हमारे इज्जत को खराब किया और हमारे समय को बर्बाद किया, इसको भी नहीं छोड़िए, इसके ऊपर हम एफआईआर करते हैं 211 के तहत। तो प्यारे साथियों आप उसको भी नहीं छोड़िएगा और आप एफआईआर करवा दीजिए 211 के तहत और उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा, उससे कहिएगा कि हमारी इज्जत को खराब किया और हमारा समय बर्बाद किया, इसको भी नहीं छोड़िएगा। जैसे आप देखिए 2 रास्ते थे आपके पास, तो आपने पहला सुलह करने वाला, दूसरा कि आप हाई कोर्ट में 482 के तहत आप अपील करिए कि हमारे ऊपर एफआईआर फर्जी किया गया है, आप उसको देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, इसलिए आप धैर्य रखिएगा। हाई कोर्ट अच्छी तरह खंगाल के और आपको जो फर्जी एफआईआर किया गया है उससे वह निरस्त करने की उससे वह खत्म कर देगा। तो इस तरीके से आप फर्जी एफआईआर से बच सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फर्जी एफआईआर से हम किस तरीके से बच सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा कंडीशन है कि आप सरकारी जॉब यानी कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका सरकारी नौकरी लगने वाला है, तब अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है तो किस तरह आपकी जॉब यानी कि आपकी नौकरी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि अगर कोई आदमी मतलब कोई व्यक्ति ऑलरेडी नौकरी मतलब कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो उसके जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो प्यारे साथियों देखिए अगर मान लीजिए सरकारी जॉब कर रहे हैं आप, आपके ऊपर एफआईआर हो गया, देखिए एफआईआर सचमुच का हुआ या फिर आपका फर्जी एफआईआर हुआ उससे नहीं मतलब है, आपके ऊपर एफआईआर हो गया। प्यारे साथियों जो उनके साथ अपराध हुआ है वो संज्ञेय अपराध है, बच्चे के साथ प्रिंसिपल ने मारा, भाई सर उसका फूट गया, तो उसके साथ जो अपराध हुआ संज्ञेय अपराध है, तो उसमें उनको थाने बुलाया जाएगा और भाई जब प्रिंसिपल है तो इसे उनको इज्जत दिया जाएगा कि नहीं प्रिंसिपल साहब आइए कुर्सी पर बैठिए। तो इसलिए इस सब के लिए आपको सस्पेंड किया जाता है कि आप अपने प्रशासनियों पद का दुरुपयोग ना कर सकें। देखिए अब ये सस्पेंडेड प्रिंसिपल जाएंगे ना तो उनको खड़ा रखेंगे, लेकिन अगर अपने पद पे कोई प्रिंसिपल है उसको आप थाने में ले जाएंगे ना तो थानेदार खुद कहेगा भाई प्रिंसिपल साहब बैठ जाइए। तो इसी सब के नाते आपके जो
डिपार्टमेंट है आपको सस्पेंड कर देता है। अब देखिए आपकी नौकरी सस्पेंड हो गई, सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरी खत्म यानी कि आपकी नौकरी चली गई। देखिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि सस्पेंड बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जो मैं अच्छी तरह आपको समझा दूंगा। देखिए सस्पेंड का मतलब ये होता है कि आधी सैलरी आपको काट ली जा रही है, आधी आपको दी जा रही है, तो आपकी नौकरी अभी तक नहीं जाएगी। देखिए मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका केस चल रहा है, आपके ऊपर एफआईआर हुआ, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, तो जब तक आपके केस से क्या साथियों अपील में थे, अभी आपने अपील किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तब तक आपका जो नौकरी है सही है, मतलब आपकी नौकरी खतरे में नहीं है। अब जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया कि नहीं आप दोषी हैं, आप बच्चे का सर फोड़े थे, आप दोषी हैं, आपने यह अपराध किया है, तैसे आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, खतरे में आ जाएगी। अगर आपने अपील कर दिया सुप्रीम कोर्ट में तुरंत, तब भी आप नौकरी बची रहेगी। देखिए जब तक आप अपील में आपकी केस रहेगा, जैसे आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील किया था, वहाँ सुनवाई हुई कि आप दोषी हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, फिर आप केस अपील में है, तब तक आपकी नौकरी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही तीनों कोर्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तीनों ने कह दिया कि नहीं भाई आप अपराधी हैं, आपने अपराध किया है, तब आपकी नौकरी बिल्कुल फिनिश यानी कि आपकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी और आपका सस्पेंड जो थे उसके बाद आपकी नौकरी जो है वो पूरी तरह खत्म कर दी जाएगी, आप नौकरी से हटा दिए जाएंगे। तो यह हो गया कि जब आप नौकरी पे मतलब आपकी जॉब लगी हुई है तो आपकी जॉब पे यानी कि आपकी नौकरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब समझते हैं कि आपकी मतलब जॉब लगने वाली है, तब आपकी नौकरी यानी कि आपकी जॉब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म डाला, आपने फॉर्म डाल दिया सरकारी जॉब के लिए और आपका एग्जाम दे दिया, आपका एडमिट कार्ड आ गया, 15 दिन पहले में क्या हो गया, आपका मार हो मतलब किसी झगड़े से किसी व्यक्ति से मार हो गया और आप ने मारा, किसी व्यक्ति का सर फूट गया या फिर मतलब गोड़ टूट गया, जो भी हो गया, मतलब संज्ञेय अपराध में आपके ऊपर एफआईआर हो गया। तब आप जब आप ज्वाइनिंग आपकी आएगी, जब आप ज्वाइनिंग करने जाएंगे, जो सरकारी नौकरी आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, अब जाएंगे ज्वाइनिंग करने के लिए, तब वहाँ से तब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, तो आप कहेंगे नहीं हमारे ऊपर केस चल रहा है और हमें फर्जी फंसाया गया है और मैं अपने बेगुनाही का सबूत कोर्ट में पेश कर दिया हूँ और वहाँ पे हमारा केस चल रहा है। तो आपको उस स्थिति में एक हलफनामा होता है, एक हलफनामा आपको वहाँ देना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ लिखवा दिया जाएगा कि अगर वहाँ पे आप दोषी पाए गए तो आपकी जो नौकरी यानी कि आपका जो जॉब है वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो इस प्रकार आपके जॉब यानी कि लगने वाली है, तो एफआईआर का इस प्रकार आपके जीवन आपके नौकरी पर इफेक्ट पड़ेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एफआईआर के संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका आंसर मिल गया होगा। इसलिए आप इस वीडियो को जितना भी शेयर करना चाहते हैं, जितना शेयर कर पाते हैं उतना शेयर करिए, क्योंकि जैसे लोगों के ऊपर फर्जी एफआईआर रहता है तो उनको पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो अगर फर्जी एफआईआर भी है तो उनका जो गुनाह है वह सत्य साबित होता है। अगर उनको पता रहेगा कि किस तरीके से हम अपने फर्जी एफआईआर को निरस्त यानी कि फर्जी एफआईआर को खत्म कर सकते हैं, तो वह जो बेगुनाह है वह गुनाह में साबित नहीं होगा। आई होप कि इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा होगा। मैं आपसे पहले कह दिया हूँ, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अगला वीडियो में हम जीरो एफआईआर क्या होता है और चार्जशीट एफआईआर क्या होता है, इसका वीडियो में एक अलग से अच्छी तरीके से बना दूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।